द रिपब्लिकन विजन चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उत्तर नागपुर के कामठी रोड पर प्रस्तावित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र का तुरंत भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू करने हेतु डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रुग्णालय बचाव कृति समिति के सदस्यों ने पत्रकार परिषद में अपनी मांग रखी। आज की पत्रकार परिषद में हार्दिक स्वागत। हम सभी लोग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रुग्णालय बचाव कृति समिति के सदस्य एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं। सर्वप्रथम मैं 2 मिनट में हम लोगों का परिचय देना चाहूँगा। हमारे बीच में मेरे बाईं तरफ से माननीय मनोज बंसोड़ जी जो भीम पैंथर के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बैठे हुए हैं। मेरी बाई और माननीय सुरेश पाटिल जो कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष है वो बैठे हैं। मैं स्वयं दिनेश अंडर सहारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेकुलर विदर्भ अध्यक्ष। मेरे दाएं साइड में महिला प्रतिनिधि के रूप में छायाताई खोबरागड़े रिपब्लिकन नेता। उसी तरीके से उनके बाजू में बैठे हैं महेंद्र भांगे जी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी से संबंधित जो पार्टी है उसके वे महत्वपूर्ण नेता है। उसी तरीके से हमारे बीच में खोबरागड़े जी दीपक भाव खोबरागड़े जी बैठे हैं जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। हमारे सहयोगी मार्गदर्शक माननीय अशोक भाव कोलटकर जी कांग्रेस पार्टी से हमारे बीच में बैठे हैं और हमारे साथ हमारे प्रतिनिधि मंडल में माफ़ कीजिएगा, अशोक भाव कोलटकर रिपब्लिकन पार्टी के से संबंधित है। मिलिंद मेश्राम जी हमारे साथ है जो वंचित बहुजन आघाड़ी से है। राजा भाऊ नगरारी भीम पैंथर से है। ललित तिवारी जी भीम पैंथर से है। रत्नमाला गणवीर ये समता सैनिक दल से है। विनोद भाव राउत ये कांग्रेस पार्टी से है। अचल ढोक भीम पैंथर से है। साथियों विषय संजय आगरे जी राष्ट्रवादी कांग्रेस से है। साथियों महत्वपूर्ण विषय ऐसा है कि उत्तर दलित बहुल एरिया है, रिजर्व सीट है और हमेशा विकास से वंचित उत्तर नागपुर रहा है। बड़ी मेहनत करके हमारे उत्तर नागपुर के विधायक पूर्व मंत्री माननीय नितिन राउत इन्होंने एक 615 बेड का डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम से एक रुग्णालय वहाँ पर सैंक्शन करवाया कामठी रोड पर। 2021 में यह रुग्णालय मंजूर किया गया। तब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी थे जिन्होंने 1165 रुपये उस वक़्त मंजूर किए थे। 2023 में जब एक उप प्रश्न नितिन राउत जी ने विधानसभा में पूछा तो तत्कालीन मंत्री ने उत्तर दिया कि यह जो उत्तर नागपुर का रुग्णालय है इसे हटाकर अन्यत्र ले जाने का हमारा प्लान चल रहा है। यह खबर फैलते ही उत्तर नागपुर की जनता में रोष व्यक्त हुआ क्योंकि हम लोग वैसे ही दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग वहाँ रहते हैं और स्वास्थ्य सुविधा से हम लोग हमेशा वंचित रहते हैं। तो हमारे हक के लिए अगर कोई चीज़ बन रही थी तो उसे भी अन्यत्र ले जाने की वजह से उत्तर नागपुर के तमाम सामाजिक राजनीतिक धार्मिक संगठन और प्रबुद्ध नागरिकों ने मिलकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रुग्णालय बचाव समिति का निर्माण किया और 14 तारीख से 26 नवंबर से 39 दिनों तक लगातार वहाँ पर दिन रात का धरना आंदोलन किया और मांग की गई कि हमारा जो रुग्णालय है इसे अन्यत्र स्थानांतरण न किया जाए। आखिर 5 दिसंबर नागपुर के विधानसभा सत्र शुरू होने के 2 दिन पहले राज्य सरकार ने मान्य किया कि हम इस दवाखाने को अन्यत्र नहीं ले जाएंगे, किंतु उन्होंने जो हमारा 1165.79 करोड़ रुपए था उस राशि को कटौती करके 805 करोड़ रुपए में ला दिया। बावजूद इसके वो राशि हमें मिलनी चाहिए करके वो 39 दिन तक हमारा आंदोलन चला और इसी बीच चालू सत्र में हम लोगों ने एक मोर्चा नागपुर के विधानसभा अधिवेशन में निकाला। अनिल पाटिल जी से उन मंत्री जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मैं अलग से एक
स्वतंत्र बैठक आप लोगों की लगाता हूँ। वो बैठक नितिन राउत जी के सहयोग से या उनके प्रयत्नों से की गई और वहाँ स्वास्थ्य मंत्री जी ने मंजूर किया कि 865 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट जो आप लोगों का है वो वहाँ पर रुग्णालय बनेगा। हम लोग ये चाहते हैं कि अब तक 2021 से जो इस चीज़ के निर्माण के लिए हम लोग तरस रहे थे, वो अब 2024 के आने तक भी उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। यानी पैसा मंजूर हो गया है, जगह मंजूर है, लेकिन उसका निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया जा रहा है। क्या हम लोग दलित पीड़ित शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उत्तर नागपुर में रहने वाले रिजर्व सीट के लोग हैं, या हम लोग सरकार को वोट नहीं देते, इस वजह से सरकार हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सबका साथ सबका विश्वास का नारा देने वाली जो सरकार है, वो हम दलित पीड़ित शोषित वंचित जो लोग हैं, जहाँ अनेक समाज के भी लोग रहते हैं, उनके साथ यह दूजा भाव करके क्या वो सबका साथ सबका विश्वास इस नीति नियम के साथ चल रही है? क्या भारतीय संविधान के अनुसार हमारा SC ST का जो सब प्लान के अधीन समाज कल्याण के मार्फत या उसके अंतर्गत हमको जो पैसा मिलता है, हमारे खून पसीने के पैसे जो हमको ही हमारे लिए खर्च किए जाने होते हैं, उसके पैसे से बनने वाला जो दवाखाना है वो भी आप नहीं शुरुआत करते, तो हम लोग आप लोगों के सामने ये मांग लेकर आए हैं सरकार के, आप लोगों के माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात ये पहुंचाना चाहते हैं कि उस रुग्णालय का तुरंत जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाए और उसका भूमि पूजन किया जाए, क्योंकि अभी 2-3 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव लग जाएगा और अगर विधानसभा का चुनाव लग गया तो फिर यह जो इतना महत्वपूर्ण प्रकल्प है वो और लेट हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पर हमारी छायाताई खोबरागड़े अपनी बात रखेंगी। में जो जनता रहती है वो केवल दलित नहीं रहती है। अगर सरकार को ये भ्रम है कि वहाँ दलित लोग रहते इसलिए हमने वहाँ नहीं भी दे तो चल सकता है, लेकिन दलित नहीं रहते, उनको वोट देने वाली जनता भी वहाँ रहती है। मुस्लिम लोग हैं, अन्य OBC लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग वहाँ रहते, लेकिन सारी जनता वो हाथ पर मारकर छोटे छोटे बिजनेस भी नहीं करते, वो लोग मजदूरी करने वाले लोग वहाँ पर रहते हैं। अगर हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहते हैं खुद को कि हम बहुत विकासशील लोग हैं, विकास करने वाले लोग हैं, तो क्यों हमारे उत्तर नागपुर की जनता के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है? बहुत हम लोगों ने बार बार उप मुख्यमंत्री के साथ बैठकें करने के लिए बात की, लेकिन वो बैठक करने के लिए तैयार नहीं हमारे साथ। यहाँ के पालक मंत्री के होने के बावजूद भी वो हमारा ये हॉस्पिटल दूसरी तरफ लेके जा रहे थे। इसका मतलब यह है कि हमारा शासन प्रशासन में कोई वजन नहीं है, हमारी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है, इसके कारण हमारा ये प्रकल्प जो है वो नहीं आगे आने दे रहे हैं। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि वहाँ की महिला जो है बहुत प्रताड़ित होती है, हर समाज में महिला प्रताड़ित, और उसके ऊपर भी दलित समाज में जो महिला होती उसकी कोई कमाई नहीं होती, ज़्यादा कमाई नहीं होती। उनको अगर जाना है प्राइवेट हॉस्पिटल में तो एक दिन में 500 रुपये की उनकी रोजी भी जाती है, और साथ साथ उसके दवाखाने में लगाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तो वो कोई भी ऐसी दवाइयाँ ले के अपना स्वास्थ्य ठीक करने की कोशिश करते। उसमें बहुत बार महिलाओं की डेथ भी हुई है। अगर उत्तर नागपुर में ये संशोधन हॉस्पिटल बनता है तो उनके हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी, वो अपना हेल्थ की तरफ ध्यान देंगी। महिलाएं हेल्थ की तरफ जब ध्यान देती है तो वो साथ साथ अपने फैमिली के तरफ भी ध्यान होता है, क्योंकि वो अगर स्वस्थ रहेंगी, घर का हर आदमी स्वस्थ रहेगा तो अपने आगे की प्रगति कर सकता है। तो क्या सरकार नहीं चाहती हमारी प्रगति हो? इसलिए वो हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मेयो हॉस्पिटल में जाने के लिए अभी देखो कितना रास्ता खराब है वहाँ का। एक डिलीवरी वाली महिला अगर होगी तो मेयो हॉस्पिटल जा ही नहीं सकती वहाँ तक, कितना खराब रास्ता है मेयो हॉस्पिटल जाने के लिए, डागा तक नहीं पहुँच पाती वो महिला। तो हमारा ये कहना है कि अगर शासन को सही में लगता है कि हम सबके साथ हैं, हम दिनेश जी ने भी बताया कि हम उनको वोटिंग नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको हमारा जो टैक्स होता है वो टैक्स नहीं देते। हमारे टैक्स से हमारी वापसी है ना, ये हमारे टैक्स से ही मिलने वाला जो पैसा है वो अलग अलग प्रकल्प पर खर्चा होता है। अभी हॉस्पिटल वहाँ बन रहा है पूर्व नागपुर में, वो वित्त विभाग के फाइनेंस से बन रहा है, और हमारा हॉस्पिटल जो बनेगा वो दलित समाज का जो ये है
समाज कल्याण का हमारा फंड है, वो बच्चों के फंड से हमें हॉस्पिटल बनाएंगे। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ें लगती हैं हमें। तो हम सरकार से विनती तो नहीं करेंगे हम, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सरकार ने इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट वहाँ का जो बच्चों को हॉस्पिटलाइज करने के लिए, बहुत मेरे पास इतनी महिलाएं आती है कि उनके बच्चों को हॉस्पिटलाइज करने के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं होता। वो महात्मा फुले जन आरोग्य योजना है, वो योजना तक के उनको लाभ नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों ने कहाँ जाना है? अगर सरकारी हॉस्पिटल के सरकारी हेल्थ सर्विस अगर अच्छी होती तो ये समाज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अगर समाज का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो ही अपने देश का स्वास्थ्य रहेगा। वो बहुत ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जो लोग अच्छा कमाएंगे, अच्छे स्वास्थ्य रहेंगे तो अच्छा कमाएंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे बच्चे तो अच्छी नौकरी मिलाएंगे, तो और कंट्रीब्यूशन समाज की जीडीपी में जाएगा, देश की जीडीपी में जाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार से मैं विनती करती हूँ कि वो तुरंत हॉस्पिटल का भूमि पूजन करें और ये इलेक्शन के पहले हमारा हॉस्पिटल का नींव डाले और हमारी स्वास्थ्य सेवा के लिए वो हमारा तत्परता दिखाए। थैंक यू। आपको पता ही होगा 2012 और 2013 को उत्तर नागपुर में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की मंत्रिमंडल ने उनकी मंजूरी दी थी और उसका आर्थिक प्रावधान भी हो चुका था। जगह का कुछ थोड़ा प्रॉब्लम था तो जगह का भी हल निकल चुका था। लेकिन 2014 के इलेक्शन में उस उत्तर नागपुर में कोई अलग प्रतिनिधि चुन के आया, भाजपा का प्रतिनिधि चुन के आया। वो शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज तो भी 2015 को तत्काल वर्धा रूप में उसको हलाया गया। उसी प्रकार 2021 को 13 अक्टूबर 2021 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, इसकी शासन के तरफ से मंजूरी हो चुकी थी, आर्थिक प्रावधान भी हो चुका था। उसका सिर्फ टेंडर प्रोसेस ये होने का बाकी था। लेकिन 21 के बाद वो 4-5 महीने के काल में सरकार का सत्तांतरण हुआ। सत्तांतरण होते बराबर महाराष्ट्र की जो सरकार थी उन्होंने ये बड़ा प्रकल्प, और वो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का प्रकल्प, या न बन पाए ऐसी कोशिशें बड़े पैमाने में चालू हुई। इस बारे में हमारे उत्तर नागपुर के कुछ बुद्धिजीवी साथियों ने उत्तर नागपुर के प्रतिनिधि को निवेदन भी दिया। निवेदन देने के बाद 2023 के मुंबई विधानसभा में ये प्रश्न उठा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल का काम कब चालू होगा, कब उसका भूमि पूजन होगा। उस वक्त महाराष्ट्र शासन के मंत्री मिस्टर महाजन, इन्होंने वह हाउस में, उसका वीडियो भी है, तमाम लोगों के, हमारे पत्रकार बंधु के पास भी आया होगा, हाउस में उन्होंने बोला कि उस हॉस्पिटल के लिए वर्धा रोड पे जगह ढूंढी जा रही है। ये स्टेटमेंट आने के बाद नागपुर के पूरे जो प्रेस मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसमें ये चीज़ आ चुकी और वो मीडिया के माध्यम से ही उत्तर नागपुर के पूरे जनता को वहाँ पता चला कि हॉस्पिटल उत्तर नागपुर में नहीं बनेगा। उत्तर नागपुर की जो सोशल वर्क करने वाले जो साथी होते हैं उन्होंने इकट्ठा होकर मीटिंग आ लिए। हमारे जैसे कुछ पॉलिटिकल लोगों में भी उन्होंने बुलाए। उस माध्यम से कृति समिति बनी। कृति समिति के बाद में हमने पहले आंदोलन करने के पहले
कलेक्टर के माध्यम से प्रशासन और शासन को निवेदन भी दिया। हमने उनके उत्तर की राह देके 15-20 दिन, लेकिन उनके तरफ से कोई भी संतुष्टजनक उत्तर ना मिलने की वजह से हमारा आंदोलन चालू हुआ। आंदोलन की तीव्रता देखते हुए 5 दिसंबर 18/1/24 नहीं मोर्चा ना मोर्चा ना 5 दिसंबर 2023 को हमारा आंदोलन चालू ही था। आंदोलन के बीच में उन्होंने एक पत्रक निकाले, आप साथियों को पता भी होगा, सबको जानकारी है। 575 कोटि का एक परिपत्रक निकाले 5 दिसंबर को, और उत्तर नागपुर में जगह जगह बीजेपी के माध्यम से पटाखे फोड़े गए। ये भी प्रेस नोट के माध्यम से जनता ने देखा है। जहाँ 1165 का जो प्रकल्प था उसमें आधे से ज़्यादा कटौती करके उसके ये मनुवादी प्रवृत्ति के लोगों से पटाखे फोड़े गए। हमारे उत्तर नागपुर के बुद्धिजीवी लोगों को ये लगता है कि यह हॉस्पिटल का नाम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर होने की वजह से तो ये पैसों में कटौती की जा रही है। आपने देखे ये प्रकल्प इतना बड़ा प्रकल्प है, उनकी बिल्डिंग सुंदर है, यानी नागपुर में ऐसा हॉस्पिटल जो उत्तर नागपुर जैसे एक अविकसित क्षेत्र में बनने जा रहा है, तो कुछ लोगों को ये खल रहा है। इस वजह से भी इसको लेट लतीफ़ी तो नहीं हो रही है। हमारी डिमांड आपके माध्यम से शासन को यही है कि मीटिंग में जो मुंबई में जो मीटिंग थी, शायद ये आभासी पद्धति से वो मीटिंग को अटेंड थी, मैं भी था वहाँ। वो मीटिंग में हमें आश्वासन दिया गया कि प्रकल्प की जो राशि है वो कोई भी हालत में कम नहीं की जाएगी। हमारी डिमांड यही है कि प्रकल्प का बाद जो 575 उसका तो भूमि पूजन करो, और टप्पे टप्पे से उसका जो मंजूर राशि थी 2021 की, वो राशि में वो प्रकल्प पूरा किया जाए, यही हमारी मांग है। और ये आपके माध्यम से सरकार से पूछे, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूँ। ने मांग किया है, हम लोगों की मांग है कि आपने राशि मंजूर कर दी, ज़मीन मंजूर है, उसका आप भूमि पूजन करके निर्माण कार्य जल्द से जल्द इस विधानसभा चुनाव के पहले शुरू किया जाए, पहली बात। दूसरी बात कि हमारा जो प्रकल्प के लिए पहले 1165.79 करोड़ रुपया मंजूर था, वो वैसा का वैसा फिर से मंजूर किया जाए। अगर ये दो चीज़ नहीं मानने की जाती है तो उत्तर नागपुर की जनता जिस तरीके से 39 दिनों तक लगातार निरंतर आंदोलनरत रही, वैसा ही आंदोलन हम सरकार के खिलाफ फिर से शुरू करेंगे, और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होगी। कब से शुरू करने वाले आंदोलन, चुनाव के पहले या चुनाव के बाद? हम लोग चुनाव के आचार संहिता के पहले तक हम लोग इस आंदोलन को शुरू करने की तैयारी में हैं। हमारी मानसिकता या हमारी उस तरीके की तैयारी है। एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगा मैं आपसे, जब से सरकार ने ये राशि आवंटित की है और बाकी टप्पे टप्पे में देने की सरकार ने वादा किया, इस बीच में आप किन अधिकारियों से मिले हैं, कहाँ गाड़ी बेपटरी हो रही है? अभी आप लोगों के हाथ में जो हमारी कॉपी है उसमें ये है कि हम लोगों ने अभी कल ही माननीय जिलाधिकारी साहब को हमने हमारे निवेदन देकर आपसे जो बात की है वही बात उनके सामने हम लोगों ने रखा है। उसके पहले जैसे अभी सुरेश पाटिल जी ने बताया कि मंत्री महोदय जी के साथ हम लोग ऑनलाइन मीटिंग में भी इस बात को रख चुके हैं। हमारे विधायक वो निरंतर विधानसभा में इस मामले पे और संबंधित मंत्री और प्रशासकीय अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं, और हम लोग भी कृति समिति के लोग स्थानीय रूप से यहाँ जिनके हाथ में संबंधित अधिकारी है उनके साथ हम लोग लगातार टेलीफोनिक तरीके से हम लोग इस मामले पर जानकारी ले रहे हैं कि कार्य कहाँ तक आगे बढ़ा है, फाइल कहाँ तक बढ़ी। बीच में हम वित्त मंत्रालय के सचिव के साथ भी हमारी बातचीत हो गई, और आरोग्य मंत्रालय के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन वो एक ही कह रहे हैं कि ये काम हो रहा है, लेकिन फाइलें आगे नहीं सरक रही है, मतलब जा ही नहीं रही। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अभी पेपर में न्यूज़ आई थी उप मुख्यमंत्री के माध्यम से, उन्होंने कहा था कि दीक्षा भूमि और ये दोनों प्रॉब्लम होता है। ये लॉलीपॉप दिखाने वाला लगता है ना हमें,
कि जनता अभी इलेक्शन है तो लिख दो, तो इतना तो जनता मूर्ख नहीं है, और कम से कम उत्तर नागपुर की तो नहीं है, वो तो समझ गई है कि क्या है। तो कल पालक मंत्री को भी हम देके आए निवेदन, प्रश्न विचारू द्या त्यांना। देवगिरी में भी निवेदन देके आए और अपने कमिश्नर साहब को भी, अपना कलेक्टर साहब को भी दिया। ये अपने मोर्चा निकाले थे 14 दिसंबर को, उसके बाद में आप लोग ऐसा मोर्चा होने के बाद में कि हम लोग मंत्री महोदय के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे। हम लोग लगातार कल तो यहाँ नागपुर शहर में जितने भी संबंधित विभाग है उनके साथ टेलीफोन पे हम लोगों की जानकारी हो रही थी। कल हम लोगों ने निवेदन दिया है, अभी ताई ने जो जानकारी दी कि वो सभी विभागों के साथ बातचीत कर रहे थे। हाँ, हम सिर्फ रास्ते पर आकर खड़े नहीं हुए थे करके आपको ऐसा लग रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया तब कोई चुनाव नहीं था। जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया तब कोई चुनाव नहीं था, और वो आंदोलन के बीच में अगर चुनाव आता तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं ना। नहीं, वो कंटिन्यू मेंटेन किया हुआ है। हम लोगों ने हमारे आंदोलन को कंटिन्यू मेंटेन किया हुआ है, और हम लोग सर्वदलीय लोग हैं। हम कोई एक राजनीतिक दल के लोग रहते तो शायद ये आरोप आपका सही हो सकता था कि आप अपने राजनीतिक दल के फायदे के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। जब यहाँ सभी राजनीतिक मत भिन्नता वाले लोग हैं तो स्वाभाविक रूप से इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है। शुरू किए उस समय आप लोगों में बिल्कुल ही एकजुटता थी नहीं, क्योंकि मैं खुद आके देखा हूँ वहाँ पर कि बहुत सारे रेगुलर थे वहाँ पर कि एक दूसरे बातचीत नहीं करना, एक दूसरे से आगे आना, स्टेटमेंट्स कुछ गलत भी नहीं दिए जा रहे थे, मैसेजेस दिखी मुझे वहाँ पर। नहीं, एक्चुअली क्या जन आंदोलनों में ऐसा होता है। ये तो जनता का आंदोलन था ना, जनता के आंदोलन में हर प्रकार के लोग होते हैं। अरे कमेटी के लोगों में कभी भी मतलब भिन्नता कभी नहीं थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब देखो, आप समझ सकते हैं चीज़ को कि जो भी आंदोलन होते हैं, हर आंदोलन में कोई ना कोई थोड़ी खामियां रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई हम लोग सकारात्मक दिशा से नहीं चल रहे थे। अब बहुत सारे लोग थे ना वहाँ पर, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, और अलग अलग संगठन के लोग, अलग अलग जाति धर्म के लोग थे। तो मतभिन्नता तो होती है, ऐसा नहीं है कि आंदोलन में मतभिन्नता नहीं होती है। लेकिन हमारी जो कमेटी बनी थी अलग अलग इसकी लोगों की, उस कमेटी में कभी मतभिन्नता नहीं रही। हमारे हर बार स्टेटमेंट एक ही बैठकर स्टेटमेंट जाते थे, कभी गलत स्टेटमेंट नहीं गए, कभी नहीं गए ऐसे सभी पार्टी के ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं था जिसके लोग नहीं थे। ऐसा कोई सामाजिक संगठन नहीं था जो हमारे साथ नहीं था। ऐसा कोई धार्मिक संगठन नहीं था जो हमारे साथ नहीं था। ऐसा कोई समाज नहीं था जो उस आंदोलन में शरीक नहीं हुआ। यानी मुस्लिम समाज के लोग दिन भर धरने आंदोलन में बैठे, मुस्लिम समाज बैठ रहा, हिंदू समाज के लोग बैठे, बौद्धिस्ट समाज के लोग बैठे, सिंधी समाज के लोग बैठे, सब लोग दिन भर आंदोलन में बैठ रहे हैं। हाँ, इतना है कि अलग अलग मत भिन्नता के राजनीतिक दल के लोग हैं तो थोड़ी बहुत तो 19-20 थोड़ा सा होता ही है, और वो स्वाभाविक है। एक राजनीतिक दल का अगर कोई आंदोलन होता है तो एक वाक्यता दिखाई दे जाती, और अनेक 15-20 सामाजिक संगठनें या राजनीतिक दलों के लोग कर रहे हैं तो मामूली सा तो उतना तो स्वाभाविक बात है। लोकसभा के चुनाव में आचार संहिता लगी थी, शायद उसकी वजह से ये नहीं निकला होगा, आदेश नहीं निकले होंगे। हो सकता है कि दोबारा इनको मेरी आचार संहिता लगने वाली है। नहीं, एक्चुअली हमारा आपका क्वेश्चन को नहीं, हम लोगों को बार बार यही आश्वासन मिला था। जैसे ऑनलाइन हमारी मीटिंग हो रही थी मंत्री महोदय के साथ, फिर सचिव के साथ हमारी बातचीत हो रही थी, मतलब मेडिकल का ये जो वैद्यकीय विभाग था उनके सचिव के साथ बात हो रही थी, वित्त विभाग के सचिव के साथ बात हो रही थी। उनका कहना था कि फाइल पुट हो गई है और हम लोग ये काम तुरंत करने वाले हैं। अब बाकी जाने दो, लेकिन उप मुख्यमंत्री यहाँ के पालक मंत्री अगर कहते हैं कि ये काम अभी शुरू होने वाला है तो हम क्या सोचेंगे? कोई भी सोचेगा कि काम शुरू करेंगे, लेकिन अभी 15 दिन हो गए, कोई हलचल नहीं है, कोई हमें आदेश नहीं दिख रहा। तो इसलिए हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए कि और आचार संहिता लग जाएगी तो फिर से ये काम नहीं होगा। तो हमारा कहना है कि आचार संहिता के पहले हमारा काम शुरू कर दीजिए। सरकार की तरफ हमारी हम यही तो कर सकते हैं ना। और इतने दिन आंदोलन चलाना इस ज़माने में कितना पॉसिबल है? हर एक आदमी अपने अपने पेट पालने में व्यस्त है।
अगर कार्य मतलब उस कंडीशन को देखकर अगर हम कहते हैं कि आंदोलन कंटिन्यू करना चाहिए, एक साल कैसे आंदोलन चलाएंगे तुम लोग? उत्तर नागपुर में राज्यसभा संसद से लेकर तो वर्तमान के इसके पहले का आरोप तक के बड़े लोग रहे वहाँ पर। नहीं, मेरे को मुझे क्या लगता है कि जैसा उद्धव ठाकरे इनकी सरकार थी तो हमारे विधायक इनके अथक प्रयत्नों से हम लोगों ने 1165 करोड़ रुपए मंजूर करा लिया, प्रोजेक्ट मंजूर करा लिया, सब चीज़ मंजूर करा ली, तब हमारे लिए वो आसान था। जैसे ही सत्ता परिवर्तन हो गया तो स्वाभाविक रूप से कमजोरी हमारी नहीं थी, सत्ता का इच्छा शक्ति नहीं थी। सत्ता जो लोग जिनके हाथ में थी उनकी इच्छा शक्ति का अभाव था, इसलिए वो लोग इस प्रकल्प को धीरे धीरे चला रहे थे। हम लोग लड़ नहीं रहे थे, ऐसा नहीं था। उनकी सत्ता की इच्छा शक्ति कम थी करके वो लोग इस काम को विलंब कर रहे हैं। धन्यवाद सभी पत्रकार भाइयों का। कल के न्यूज़पेपर में हमारी सरकार तक पहुंचाने में आपका सहयोग रहेगा। फिर से धन्यवाद। घर